नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी इस YouTube ऑनलाइन क्लास वी एड्यू करियर में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम फ़िलहाल जिस टॉपिक को लेकर के बात कर रहे हैं वो एसएसटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और इस एसएसटी वाले सब्जेक्ट में फ़िलहाल हम क्लास 8th के बिंदुओं को लेकर के बात कर रहे हैं। यानी क्लास 8th के जो एसएसटी की बुक है उस एसएसटी की बुक को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस बिंदु का नाम क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी शुरुआत में हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी कि शुरुआत में हमारे यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो केवल व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार के लिए आई हुई कंपनी जो है वो किसमें अपना नज़रिया या अपनी दिलचस्पी है जो वो किस में स्थापित करने लगी? सत्ता में। यानी कि सरकार के जो काम हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए जाने लगे। यहाँ के जो शासक हैं उन शासकों को अपने अधीन किया जाने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन करने लगी। और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें यही देखा था कि व्यापारी जो यहाँ पर आए हुए थे उनको फैक्ट्री कहा गया और इनके द्वारा कुछ वेयर हाउस बनाए गए। वेयर हाउसों को ज़्यादा बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए उन्होंने एक फरमान जारी किया। फरमान जारी करना मतलब एक शाही आदेश जारी करना, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें। आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ेंगे। और अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर आप लोगों को मिलेगा, मुझे नहीं, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर और आपका एक एक लाइक और शेयर जो है वो मुझे इतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही निष्ठा से काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हर बार हर वीडियो में कि आप सबसे पहली चीज़ क्लास को पूरा देखा करें और दूसरी बात ये कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें भी, शेयर भी करें, दूसरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक। यानी हमारे यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में स्थापित होने के लिए, अपने यहाँ सत्ता काबिज करने के लिए, अपनी सत्ता को यहाँ लागू करने के लिए उसने यहाँ के मुग़ल अधिकारियों को, मुग़ल शासकों को अपने अधीन तो कर लिया। उसने पेंशन के नाम पर लोगों को अपने अंतर्गत कर तो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कई तरह के युद्ध भी लड़ने पड़े। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज़ जिस वक्त यहाँ पर आए उसके बाद औरंगजेब ही सबसे अंतिम मुग़ल सम्राट था जो लगभग ताकतवर था, कामयाब था, काबिल था। उसके बाद वाले सभी मुग़ल सम्राट मुग़ल शासन को जो है पतन की ओर ले गए, उसको ख़त्म करने की ओर ले गए। तो वही मुग़ल शासक जो हैं वो अब अंग्रेज़ों को अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो औरंगजेब के बाद सबसे पहले जो मुग़ल शासक बना वो कौन? मुर्शिद कुली खान। उसके बाद बना अली वर्दी खान और अंत में बना नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। यानी जैसे पिछले चैप्टर में, माफ़ कीजिए, पिछले पैराग्राफ में और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा कि कंपनी कुछ वेयर हाउस तैयार कर रही थी और उसमें रियायत चाहती थी, किसके द्वारा? यहाँ के शासकों के द्वारा। तो उस रियायत को देने से इन लोगों ने मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। यानी वो अपने क्षेत्र को सीमित करने के लिए, अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए किलेबंदी करने लगी थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के इस अधिकार को भी उन्होंने रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। यानी बंगाल का जो नवाब पहले लगान, टैक्स या किसी तरह का राजस्व वसूल करता था प्रजा से, व्यापारियों से, वो अब कम होता गया। तो ये दलील उन्होंने दी अंग्रेज़ अधिकारियों को कि आपकी वजह से हमारा जो राजस्व है उसमें कटौती होती जा रही है, कमी होती जा रही है।
कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया, यानी एक तरह से उनको उकसाने का काम किया ताकि जो नवाब हैं वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं। और अगर वो युद्ध के लिए तत्पर होते हैं तो उसका नुकसान सीधे तौर पर किसको उठाना पड़ेगा? भारतीय शासकों को। कारण भारतीय शासक जो हैं वो एकजुट नहीं थे और उनकी शक्ति को धीरे धीरे अंग्रेज कंपनी ने खोखला कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। तो कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, यानी जो सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए शुल्क लागू कर रही है वो शुल्क अगर सरकार हटा लेती है तो ही कंपनी जो है वो वहाँ व्यापार करने की स्थिति में रहेगी। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको व्यापार करना है उतना ही ज़्यादा बड़ा एरिया, उतना ही ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल उनको चाहिए होगा, वहाँ उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा, तो सीधे तौर पर उनका व्यापार बढ़ेगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। जब प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का बंगाल के नवाब के साथ, तब इस टकराव का परिणाम सामने आया और जिसको हम किस रूप में देखते हैं? प्लासी के युद्ध के रूप में। तो प्लासी के युद्ध के रूप में या प्लासी के युद्ध के विषय में जानने से पहले यहाँ जो एक ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यह एक खिलौना होता है क्या? कठपुतली, जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो वैसे तो कठपुतली आप लोगों ने देख रखी होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं देखी तो एक तो ये हिंदी का मुहावरा है, दूसरों के हाथ की कठपुतली होना, यानी दूसरों के इशारों पर नाचना। जैसे यहाँ के नवाब हो गए थे, यहाँ के शासक हो गए थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर नाचते थे। और दूसरा, लकड़ी का एक खिलौना होता है जिसको धागों के सहारे अंगुलियों का प्रयोग करते हुए हिलाया डुलाया जाता है, नचाया जाता है, तो उसको भी कठपुतली कहा जाता है। अब बात करें प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी के युद्ध के बारे में इसमें क्या दिया हुआ है कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शीद अली खान और अलीवर्दी खान ये दो हैं। कंपनी की सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। कंपनी को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि सिराजुद्दौला कितना ताकतवर है। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी न करे। यानी सिराजुद्दौला से अनबन सरकार की क्यों हुई, कंपनी की क्यों हुई? क्योंकि सिराजुद्दौला अपने आप में योग्य था, सक्षम था, और इसीलिए उसने कंपनी के कई नियमों पर, अधिकारों पर रोक लगाई जो कि कंपनी कभी नहीं चाहती थी। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, यानी जो उसकी बगावत करते थे, उसका विरोध करते थे, उनमें से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांगे अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए, यानी जितना राजस्व अंग्रेजों का बनता है सरकार के लिए वो राजस्व कंपनी चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। यानी ये सब काम करने के बाद, यानी 30,000 सैनिकों के साथ जब वो कासिम बाजार को लूटने चला या उस पर नियंत्रण स्थापित करने निकला, उसके बाद कंपनी का जो कलकत्ता स्थित किला था उस किले को भी हथियाने के लिए नवाब जो है वो आगे बढ़ता है, आगे कदम बढ़ाने लगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात, जो कि वर्तमान क्या है, चेन्नई, उस समय का मद्रास आज का चेन्नई है, कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, यानी कि पानी के रास्ते से ये जो सेना थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भारत आने वाली, वो भारत आ रही थी। और इसके बाद
इसके बाद क्या हुआ कि नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, यानी बीच बचाव का रास्ता निकाला जाने की कोशिश की जाने लगी। आखिरकार 1757 में युद्ध शुरू कब हुआ? 1756 में। और बातचीत कब हुई? 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी रही थी। यानी मीर जाफ़र जो है वो किससे मिल गया? कंपनी से जाकर के मिल गया। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। लेकिन मीर जाफ़र को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, इस बात का आइडिया नहीं था कि अंग्रेज़ जो हैं वो उसे अपने फ़ायदे के लिए केवल और केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो नाम मात्र के लिए उसे नवाब बना करके बैठा तो देंगे, लेकिन नवाब बनने के बाद उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, उसके अधिकार बिल्कुल छीन लिए जाएंगे। इसके बारे में, यानी अभी जो हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा, उसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर क्या कर दिया? प्लासी। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूल के कारण कहा जाता था। यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो क्या? पलास का फूल, और उस पलास के फूल की वजह से इसको क्या कहा गया? प्लासी, जिसको अंग्रेज़ों ने बिगाड़ करके उसका नाम क्या कर दिया? प्लासी। पलासी को प्लासी। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसको होली खेलने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लासी का पूर्ण नाम क्या था? पलासी। किस कारण था? पलास के फूलों की वजह से। और गुलाल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कौन से फूल का यूज होता है? पलास के फूलों का, जो कि लाल रंग का होता है। अब बात करें संपन्नता के आश्वासन की, तो इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शासन में शामिल होना अनुचित है, गलत है। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। और चिट्ठी में क्या लिखा था? लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? यानी कुल मिलाकर के चिट्ठी के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव ये कहना चाहता है कि भारत उस समय इतना विशाल होने के बावजूद इतना टुकड़ों में बढ़ चुका था, इतनी फूट भारत में थी कि अंग्रेज़ों को इस जगह पर बिना किसी रोक टोक अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। प्लासी के युद्ध के बारे में आगे बढ़ते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इससे पहले कंपनी ने कोई युद्ध नहीं लड़े और ना ही कोई जीत हासिल की। इससे पहले तक कंपनी ने केवल कूटनीति का प्रयोग करते हुए या लालच देने का प्रयोग करते हुए यहाँ के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य का सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी? यानी जब कंपनी यहाँ पर केवल व्यापार ही करना चाह रही थी तो उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ाई क्यों और सिराजुद्दौला को फांसी पर क्यों चढ़ाया? क्योंकि सिराजुद्दौला जो है वो रोक टोक कर रहा था। कंपनी को बिना किसी रोक टोक के वो अपना व्यापार नहीं करने दे रहा था। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नाचने वाला नहीं है या उसके इशारों पर चलने वाला नहीं है। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता है कि जो यहाँ का राजा है, नवाब है, वो प्रजा के लिए है। तो इस तरह की बातें कंपनी को समझ में आने लगी और फिर कंपनी ने अपने जो व्यापार करने के तौर तरीके हैं या अपना जो नज़रिया उसको बदलना शुरू किया। तो फिर कंपनी क्या करती है ऐसे में?
जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी वेतन देने लगी। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कंपनी कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी अंततः वो बात सामने आ गई जो कंपनी ने सोच करके यहाँ पर शासन में हस्तक्षेप करना शुरू किया था कि जैसे ही मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, जिसको दोबारा क्या बनाया गया था, शासक बनाया गया था, तो उसकी मृत्यु के साथ ही कंपनी को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अब कंपनी को अपनी इनकम भी बढ़ानी है और इनकम बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल पर अपना अधिकार जमाना पड़ेगा। तो उसका परिणाम क्या निकला, उनकी इस सोच का परिणाम क्या निकला कि आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। यानी जो मुग़ल सम्राट था, उस मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही क्या कर दिया, दीवान बना दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई कि अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वो चाहे जिस तरह से लगान वसूले, राजस्व वसूले, व्यापार करे, कच्चा माल ले जाए, पक्का माल ला करके बेचे। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, इसके अलावा सोने और चांदी के अलावा। तो वो क्या करते थे, यहाँ सोना चांदी लाते और उसके बदले में यहाँ से कोई ना कोई वस्तु अपने यहाँ पर खरीद करके ले जाते थे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब अंग्रेज सरकार अपने अंतर्गत सारे नियम कानून लागू कर सकती है, हटा सकती है, जोड़ सकती है। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चलाती थी कि भारत से जितनी इनकम हो रही है उसी इनकम को भारत में खर्च करके वो अपना व्यापार चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो कुल मिलाकर के मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी ने जो अधिकार अपने हाथों में लिए, उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा कंपनी को क्या हुआ कि अब उसको सोने और चांदी को आयात भारत में करने की बजाय अपने इंग्लैंड से यहाँ पर निर्यात करने की बजाय अब वो यहीं के पैसों को, यानी भारत के ही पैसों को भारत में ही काम में ले सकती थी, भारत में ही लगा सकती थी, खर्च कर सकती थी। नवाब की शिकायतें क्या थी? 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा, वो इसमें बताया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे, वे कौन, अंग्रेज, तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए गए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। यानी जैसे ये बाउंड्री है उस किले की, उस इमारत की, तो उसके चारों तरफ गड्ढा करके उन्होंने क्या कर दिया, इसमें पानी भर दिया नदियों से जोड़ करके, ताकि कोई व्यक्ति आसानी से उस पर चढ़ाई ना कर सके, किले तक ना पहुंच सके। और साथ ही उन्होंने क्या किया, दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रखने के लिए, मातहत मतलब अपने समर्थन में रखने के लिए, अपना नौकर चाकर रखने के लिए, मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया। और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। यानी जो लोग भारतीय थे उन भारतीयों को यहाँ पर
कैदी बना करके कैदियों जैसा बर्ताव उनके साथ किया जाने लगा। आगे कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, यानी जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो कंपनी के अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए वही क्या बन गए, यहाँ के नवाब। नवाब बनने का मतलब क्या, इसका मतलब यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी। कंपनी खुद अपने नियम बनाती थी, लागू करती थी, हटाती थी, जोड़ती थी और अपना फ़ायदा देखती थी। लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। किसके, नवाब बनने के। क्या कि कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, यानी जितने अधिकारी वगैरह अंग्रेज़ों ने यहाँ पर नियुक्त किए वो सब अपने आप को नवाब मानने लगे। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, जबकि अंग्रेज़ों की इंग्लैंड में कोई इज्जत नहीं थी इतनी। वो केवल वहाँ के लिए केवल एक व्यापारी थे। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उस कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उस खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी, उसे खुद को अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे कि उसके पास आखिरकार इतनी धन दौलत जुड़ी कैसे, आया कहाँ से। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से भरी तो कर दिया गया, लेकिन 1777 में उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों कर ली, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ये चीज़ जानता था कि अगर भविष्य में कभी उसकी फाइल दोबारा खुली तो उसके काली करतूतें दुनिया के सामने आएंगी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। यानी जैसे आज बहुत सारे भारतीय विदेशों में जाकर के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही उस समय इंग्लैंड के लोगों के मन में था कि हम भारत में चलें और वहाँ अच्छा व्यापार करें, अच्छा पैसा कमाएं और फिर इज्जत की, आराम की ज़िंदगी गुजर बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया, जिसको नवाब कहा गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने वाले लोगों के रूप में समझते थे, देखते थे। नवाबों यानी नाटकों और कार्टूनों में उसका मजाक उड़ाया जाता था। किसका, उस नवाब का जो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपने देश में जाकर के नवाब बन गया है। साथ ही इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव खुद को कैसे देखता था, यानी वो खुद के बारे में क्या सोचता था, उसका खुद के बारे में नजरिया क्या था। तो संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान जब उसको भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया, क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। खुद रॉबर्ट क्लाइव के शब्द हैं कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाखड़ा किया है। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर नाच रहा है, चल रहा है। एक संपन्न शहर मेरी दया पर जी रहा है। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे हैं, क्योंकि उनको केवल उस वक्त इतना नजर आ रहा था कि अगर ये रॉबर्ट क्लाइव हमसे खुश हुआ तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दे करके जाएगा। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे हैं, यानी आपस में लड़ रहे हैं। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव के शब्द हैं कि मैं यहाँ आकर के ऐसा महसूस कर रहा हूँ। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ कि आखिर मैं इतना संयम ला कहाँ से रहा हूँ। मैं क्यों ना इसको अभी तक लूट करके अपने देश भाग गया। इसके बाद कंपनी का फैलता शासन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए एक बार फिर से आप लोगों को अलविदा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
अपना ख्याल रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो मुझे मोटिवेट करता है आगे अच्छा काम करने के लिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान की ज़्यादातर वैकेंसीज़ में ये NCERT की जो किताबें हैं उन्हीं का राजस्थान वर्जिन RBSE की बुक्स में चलता है, और यही दोनों चीज़ें जो कंबाइंड हैं एक साथ एक जैसी ही हैं लगभग, वही चीज़ें आपको गवर्नमेंट जॉब का सपना दिखाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये चीज़ आप तय मानिए। तो आप वीडियो क्लास पूरी देखा करिए, चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, धन्यवाद।